सॉल्यूशंस यह क्लास 12 केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक हो जाता है। इस पे चूंकि न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है इसलिए इस पे बहुत सारे फेवरेट क्वेश्चंस बनते हैं। और ये ऐसा भी टॉपिक है थोड़ी सी चूक हुई तो न्यूमेरिकल गलत हुआ, क्योंकि ये पूरी तरह से फॉर्मूला बेस्ड है। बट ये फॉर्मूले भी ऐसे हैं कि अगर आप रटना शुरू करेंगे तो रटते ही रह जाएंगे। इसीलिए बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है। फॉर्मूला रटने के बजाय फॉर्मूला बनाने पे ज्यादा फोकस करेंगे तो कभी भी ये टॉपिक आपको कठिन नहीं लगेगा। और जो जिनका फोकस सिर्फ रटने पे रहता है कि सब सारे फॉर्मूला रट के हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उनसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे मोल फ्रैक्शंस, मोलरिटी और मोलैलिटी के बारे में, और इसके कुछ न्यूमेरिकल पोर्शंस भी देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो होता है ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। अब इसमें रटने वाली चीज क्या है, हमने आपको बता रखा है कि सॉल्यूशंस क्या होता है। सॉल्यूशन जो होता है ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व रहता है। सॉल्यूशन की जो स्टेट है वो वही होगा जो सॉल्वेंट का स्टेट होता है। सपोज अगर सॉल्वेंट का स्टेट लिक्विड है तो सॉल्यूशन का भी स्टेट क्या होगा, लिक्विड होगा। ये लास्ट क्लास में आपको बताया। सॉल्वेंट है अगर सॉलिड स्टेट में है तो सॉल्यूशन का भी स्टेट क्या होगा, वो भी हिंदी में जिसे अवस्था कहते हैं वो भी क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। तो ये हमारा हो गया। मोल फ्रैक्शन जब निकालते हैं तो नाम से ही स्पष्ट है, मोल फ्रैक्शन के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता है, मोल से ये होता है। मोल क्या होता है मोल जो होता है ये गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल। ये ध्यान रखेंगे, फिर अच्छे से देखिए। मोल क्या होता है, गिवन मास, यानी कोई भी कंपोनेंट आपको देगा, कोई भी XYZ, सपोज NaOH है, NaOH आपको दे दिया, NaOH का गिवन मास आपको दे देगा 5 ग्राम 10 ग्राम कुछ भी ऐसा। तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, NaOH का जो फॉर्मूला होता है जिसको मॉलिक्यूलर मास कहते हैं वो निकाला जाता है, तो अपॉन में उसका मोलर मास कर दिया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, मोल्स। तो ये हमको इस फॉर्मूले से मोल्स मिल जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, और फिर से हम फॉर्मूले पे आते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। तो इस फॉर्मूले से हमको मोल्स मिल गया, यहाँ पे मोल की वैल्यू पुट किए, अपॉन में रहता है टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। उस क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग रहेगी उसमें आपको टोटल जो कंपोनेंट दिया हुआ है उसकी भी मात्रा दिया रहेगा कि रेस्ट ऑफ पार्ट जो है सॉल्यूशन का उसमें इतनी मात्रा अदर कंपोनेंट की है, इतनी मात्रा या इतने परसेंटेज इसकी है जिसका मोल फ्रैक्शन वो कैलकुलेट करवाएगा, और रेस्ट ऑफ पार्ट जो है वो अदर कंपोनेंट की है। तो इस फॉर्मूले में पुट करने पे इजीली हमको क्या निकल जाता है, मोल फ्रैक्शन निकल जाता है। थोड़ा हम न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व करेंगे तो इससे चीजें और क्लियर होती जाएगी। देखिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं, एक है एग्जांपल कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल बाय मास। लास्ट में क्या लिखा है, बाय मास। तो इससे बाय मास लिखा तो मेरे दिमाग में तुरंत क्लियर हो गया कि यार जो रिजल्ट निकलेगा तो ये रिजल्ट पक्का है कि या तो ग्राम किलोग्राम इसमें ही आएगा, लीटर ml इसमें आंसर नहीं रहेगा। कभी कभी क्या होता है, बेसिक चीज रहता है, 4 ऑप्शन दिया उसमें बाकी का केवल एक ही ऑप्शन जो रहेगा वो मास में रहता है, बाकी के जो ऑप्शन रहते हैं ml लीटर इस टाइप से रहता है, तो उसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। सीधा ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देख के टिक हो जाता है, कोई वहां पे कैलकुलेशन का पार्ट नहीं होता। कभी कभी क्वेश्चन को बड़े स्मार्टली सॉल्व करना रहता है, इसीलिए हमेशा सबसे पहले 4 ऑप्शन जरूर देखना चाहिए। खासतौर पे केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री के जो भी न्यूमेरिकल के पोर्शन रहते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पहले पढ़ के आप ऑप्शन पे जाइए। ऑप्शन में जो SI यूनिट लगी है SI यूनिट को जरूर देखिए, क्योंकि कई बार आधा क्वेश्चन जो है SI यूनिट से ही सॉल्व हो जाता है, समझ में आ जाता है कि आपको किस डायरेक्शन में बढ़ना है, और कभी कभी तो पूरा का पूरा आंसर ही आ जाता है। नाउ यहां पे हम फिर से क्वेश्चन में आते हैं कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो मैं इस पर टिक लगाऊंगा कि इससे हमको क्या कैलकुलेट कराना है। पहली चीज मोल फ्रैक्शन बोल रहा है, जब मोल फ्रैक्शन बोला तो मैंने क्या किया, एक कागज में तुरंत किनारे क्या किया, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख दिया। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, तो मुझे तो ये पता है ना कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि ऊपर में एक कोई छोटा पार्ट हो गया और नीचे में टोटल पार्ट हो गया, उसी को तो फ्रैक्शन कहते हैं, मैथ में सबने पढ़ रखा है। तो मैंने क्या समझा कि छोटा पार्ट क्या होगा, सॉल्यूट का होगा, और बड़ा पार्ट किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा। ऑब्वियसली बात है, क्लियर है। तो मैंने तुरंत फॉर्मूला लिख दिया। ये हमेशा ध्यान रखना है इस चैप्टर में, सॉल्यूशन में जितने भी फॉर्मूले हैं ये सब
फॉर्मूले मोल्स पे हैं, यहीं पे गलती होती है। लास्ट टाइम पे ध्यान ही नहीं आता कि नंबर ऑफ ग्राम था कि नंबर ऑफ क्या था, तो ये हमेशा ध्यान रखना यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ही रहता है, कभी भी ग्राम लीटर कुछ नहीं रहेगा। सॉल्यूशन में चैप्टर में जो भी कैलकुलेशन चलेगा सब मोल्स पे ही चलता है, तो आंख बंद करके दिमाग में रखना है। मैंने क्या किया, तुरंत एक किनारे में क्वेश्चन मतलब जो फॉर्मूला है मैंने किसका लिखा, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला मैंने लिखा। क्या लिखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट। मुझे और कुछ नहीं पता है क्वेश्चन के बारे में, सिर्फ मुझे इतना पता है कि यार मेरा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला तो ये है। अब मैं इस फॉर्मूले को पकड़ के इस क्वेश्चन को देखते जाऊंगा कि मुझे क्या क्या चीजें अवेलेबल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए। तो पहले मेरी नजर गई कि नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोल्स की बात कर रहा है। अब मैं क्वेश्चन पे आया, मैंने क्वेश्चन पे देखा कि क्या यहाँ पे मोल्स दिया हुआ है, जो कंपोनेंट है कंपोनेंट का क्या मोल दिया है। तो मैंने फिर से क्वेश्चन को रीड किया, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना है, कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल बाई मास। मतलब मुझे कहीं पर भी यहाँ पे मोल नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इथाइलिन ग्लाइकॉल का 20% परसेंटेज में मात्रा दी हुई है। अब मेरा दिमाग के पहले क्या गया कि यार ये परसेंटेज है, इसका मतलब मुझे इसमें से ही क्या बनाना है, मोल बनाना है, तब तो मैं जाके मोल फ्रैक्शन निकाल पाऊंगा। बेसिक चीज तो अब यहाँ पे मोल्स की आ गई ना कि पहले मुझे मोल कैलकुलेट करना है, उसके बाद मोल फ्रैक्शन निकलेगा। परसेंटेज जब दिया है, हमने आपको लास्ट क्लास में बताया हुआ था, एज्यूम किया जाता है अगर 20% बता रहा है इथाइलिन ग्लाइकॉल है, इसका मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम हो गया। 100 ग्राम में चूंकि यहाँ पे मास की बात हुई, अगर मास नहीं वॉल्यूम की बात होती तो हम 100 ml बोल देते। तो 100 ग्राम का हमारा कोई भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में 20% का मतलब क्या हो गया, 20 ग्राम। तो 20 ग्राम हमारा क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल है। बाकी का 80% क्या है, 80% हमारा अगर वो सॉल्यूशन है तो 80% जो है वो हमारा वाटर होगा, या 80 ग्राम जो है वो हमारा क्या होगा, वाटर होगा। तो नाउ एक पहली जो हमको लिंक है वो मिल गया। पहला लिंक क्या मिला, ये 20% की जगह हमने इसको क्या मान लिया, 20 ग्राम। अब हम आते हैं, मुझे आया यार मोल्स यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, बगल में एक और फॉर्मूला लिखा। किसका लिखा, मोल का लिखा। यार मुझे तो ये पढ़ाया गया है कि मोल बराबर होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, अब देखेंगे, अब बाकी चीज सब भूल जाओ, पहले क्या करना है, मोल निकालना है, गिवन मास। अच्छा ये लगता है कि कभी इतनी सारी स्टेप बता रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा, नहीं लगता है। जब हम लगातार अभ्यास में रहते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस की करते जाते हैं ना, तो ये चीजें मिनट्स भी नहीं सेकंड्स में होती है। देखते हैं, ये आया, पहले मुझे आया मोल, मैंने मोल का फॉर्मूला लिखा। मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास। गिवन मास कितना है, 20% यानी 20 ग्राम। मैंने यहाँ पे लिख दिया 20 ग्राम। अपॉन में क्या है, मोलर मास। तो मुझे पढ़ाया गया है मोलर मास क्या होता है, कोई भी कंपोनेंट है उस कंपोनेंट का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर जैसे उसका जो मॉलिक्यूलर नंबर है, मॉलिक्यूलर नंबर को ही सबको टोटल करने पे क्या निकलता है, मोलर मास निकलता है। जैसे कि अगर आपका दिया हुआ है क्या, हमको क्वेश्चन में क्या फ्रेमिंग करके दिया हुआ है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो पहली चीज तो मुझे पता होना चाहिए कि इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला क्या होता है। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला होता है C2H6O2। ये अलग से रटने की जरूरत नहीं, जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इतनी बार ये चीजें आती हैं कि दिमाग में बैठ जाती हैं, तो ये कोई भी स्पेशल चीज नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। और इसको निकालना भी आसान होता है, इसमें थोड़ा ये आगे जाके कुछ चैप्टर है जहाँ पे ये इसमें हम सारी सीरीज के बारे में देखेंगे, तो इसमें हम आपको बनाना भी सिखाएंगे कि कोई भी फॉर्मूला की फ्रेमिंग कैसे की जाती है, दो अलग अलग फॉर्मूलों को आपस में कंबाइन करके कोई एक तीसरा फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, जिसको कंबाइंड फॉर्मूला कहते हैं। तो ये इथाइलिन ग्लाइकॉल वैसे ही है। नाउ अभी हम देखते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल का जो फॉर्मूला है C2H6O2। मुझे क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। किसका निकालना है, C2H6O2 का। तो मैंने क्या किया, लिखा C2H6O2 मोलर मास। कार्बन का मुझे पता है मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कार्बन का होता है 12 इंटू कोफिशिएंट। हम ये मान रहे हैं एटॉमिक नंबर और मोलर मास, ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी, ये 10th क्लास 9th क्लास का टॉपिक रहता है, तो ये सबका बेस इसमें क्लियर होगा। नहीं होगा तो एक बार इसको और जाके आगे क्लियर कर देंगे। तो कार्बन का जो मोलर मास हो गया कितना हो गया 12, इसका कोफिशिएंट कितना है 2, प्लस हाइड्रोजन का मोलर मास कितना हो गया 1, इसका कोफिशिएंट कितना है 6। ठीक है, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना हो गया 16, इसका कोफिशिएंट कितना है 2। अब इस पूरे को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 12 दूनी कितना हुआ 24, 6 कम 6, 16 दूनी 32।
अब इसको फट से कैलकुलेट कर लेते हैं। 24 6 कितना होगा 30, और 30 और 32 कितना हो गया 62। मोलर मास का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, मोलर मास का एसआई यूनिट ग्राम पर मोल होता है। एक चीज हमेशा आप याद रखना, चाहे मैथ्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, जब भी हम क्वेश्चन जहां पे भी सॉल्व करेंगे उसको हमेशा उसके एसआई यूनिट के साथ ही पुट करते हैं, क्योंकि कई बार इसी को नहीं पुट करते हैं तो लास्ट में जाके कंफ्यूजन आ जाता है कि हमसे आंसर उसने किलोग्राम में मांगा था और पता चल रहा है हमने ग्राम में ही पूरा कैलकुलेशन कर डाला और ध्यान ही नहीं रहा। जहां पर भी जिसकी वैल्यू पुट करेंगे उसके एसआई यूनिट के साथ ही पुट करेंगे। मोलर मास का जो एसआई यूनिट होता है 62 ग्राम पर मोल होता है, वैसे हमें लिखा। नाउ फिर से क्वेश्चन के अंदर एंटर करते हैं। मेरा जो गिवन मास था, गिवन मास कितना था 20, अपॉन में क्या लिखा रहता है मोलर मास, मोलर मास कितना है 62, ठीक है। अब ऊपर में मेरे 20 क्या था ग्राम, तो 20 के आगे क्या लिखे ग्राम, 62 क्या था मोलर मास, मोलर मास का एसआई यूनिट क्या होता है ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ये बेसिक आप लोगों का क्लियर होगा कि अगर यहाँ अपॉन में मोल लिखा है तो अपॉन के नीचे फिर से अपॉन आने पे ये ऊपर में चला जाता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20 ग्राम अपॉन 62 ग्राम, ऊपर में क्या आ गया मोल, ग्राम से ग्राम क्या होगा कैंसिल हो गया। तो लास्ट में हमारा आंसर क्या है, अब इसको काट सकते हैं, जैसे ये है 2 के साथ गया पहले, मुझे कुछ ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आता, सिंपल कैलकुलेशन आता है, बस बेसिक से चालू, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। 2 से काटे 10 आया, फिर 2 से काटे 10/31 आ गया, 10/31, ठीक है। ये 31.111 ऐसा करके आते जाएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 0.32 मोल। मोल कहां से आया, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि साथ में मोल साथ में चल रहा है। इसको सॉल्व करने पे 0.32 आया, 0.32 नहीं, इसे 0.32 पढ़ते हैं, 0.32 साथ में जो मोल लिखा है वो मोल का मोल यहाँ पे लिखा गया। नाउ फिर से वहां पे क्वेश्चन में आते हैं कि मेरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था। कई बच्चे इतना ही सॉल्व करके छोड़ देते हैं और 4 ऑप्शन देखते हैं, 4 ऑप्शन में दिख जाता है उनको, हाँ 0.32 आ गया, ये मेरा आंसर हो गया, वो गलती हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है कि आप अभी तक अपने मंजिल तक नहीं पहुंचे, मंजिल पहुंचने की पहली सीढ़ी आपने प्राप्त की है। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन आपको बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए, आपने अभी तक केवल क्या निकाला है मोल निकाला हुआ है, इसीलिए आपको बोल रहा है एसआई यूनिट जरूर लिखते जाइए। एसआई यूनिट देख के भी कई बार तुरंत क्लिक कर जाता है कि नहीं यार ये तो मोल फ्रैक्शन का एसआई यूनिट है ही नहीं। पहले हमारा क्या निकला 0.32 मोल। अब मैं फिर से फॉर्मूले में आता हूं किसके, मोल फ्रैक्शन के। तो मैंने देखा मोल फ्रैक्शन में यार लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, तो चलो मेरा मोल आ गया। तो फर्स्ट स्टेप हमारा आ गया, यहां लिखते हैं मोल फ्रैक्शन। मुझे पहली चीज मिल गई, मोल्स के बारे में लिखा था मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, तो मेरा कंपोनेंट क्या था इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल मुझे मिल गया 0.32 मोल अपॉन। अब मैं देख रहा हूं अपॉन में क्या लिखा है टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर 20% यानी 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल था, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल को डिसॉल्व किसमें किए थे वाटर में, तो रेस्ट ऑफ पार्ट क्या था वाटर था, यानी 80 ग्राम क्या था इसमें वाटर था। तो क्वेश्चन हमारे जो फॉर्मूले में क्या बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट, तो बचा हुआ कंपोनेंट क्या बचा, बचा हुआ कंपोनेंट हो गया आपका वाटर, तो वाटर का ग्राम लिख दीजिए, टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट हमारा बचा हुआ वाटर का ग्राम कितना है 80 ग्राम। नाउ इसको हम जब सॉल्व करेंगे 0.32 अपॉन 80 को, तो ये आंसर आ जाएगा 4.44। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों का टाइम ज्यादा कीमती है, तो मैंने इसको कैलकुलेट करके पहले ही रखा हुआ है, इसलिए मैंने आंसर यहाँ पे लिखा रखा हुआ है। ज्यादा हो तो इसे अब समझना हो कि और इसे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए एक छोटा सा आपको दिखा दे रहा हूँ। 0.32 लिखा है, 0.32 में यहाँ क्या है पॉइंट है, तो पॉइंट की जगह पे हम क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, और यानी इसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे 32 अपॉन पॉइंट की जगह 1 आ गया, 1 के बाद जितने भी नंबर होते हैं उसमें शून्य लगा देते हैं, 32 अपॉन 0 इंटू 80। अब इसको सॉल्व कर लेना तो आंसर में यही आएगा, तो आंसर क्या आ गया 4.44। अब जो यूनिट है यूनिट को एज इट इज लगाइए, मोल पर ग्राम, ये क्या होता है, ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है। अगर आपका मोल पर ग्राम लास्ट में निकल के आ रहा है तो ये क्रॉस चेक एक तरीके से हो जाता है कि आपने क्या कैलकुलेट किया, मोल फ्रैक्शन आपने कैलकुलेट कर लिया, इसका आंसर होगा। ठीक है, होप है कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। एक चीज क्या होती है,
जैसे मैंने मोल फ्रैक्शन बताया, नंबर ऑफ कंपोनेंट, आपको क्वेश्चन में यहाँ पे अकेला इथाइलिन ग्लाइकॉल दिया था ना, रेस्ट ऑफ पार्ट में केवल वाटर हमने अज्यूम किया, हो सकता है साथ में कुछ और भी चीज दे देता, कोई सॉल्वेंट दे देता कि ये सॉल्वेंट। जब क्वेश्चन को थोड़ा टफ करना होता है तो एग्जामिनर क्या करता है, सॉल्यूट जिसको कैलकुलेट करा रहा है वो तो लिख दिया, पर लोगों का ध्यान दूसरी चीजों में चले जाए, तो और भी चीजें कि इसमें वाटर भी इतने ग्राम है, इसमें ये भी चीज इतनी ग्राम है, वो भी चीज इतनी ग्राम, तो कोई मतलब की नहीं, केवल क्या मतलब कि वो उन सबका लास्ट में टोटल ग्राम करना है, टोटल करके यहाँ नीचे में उसको पुट कर देना, तो उसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना, मेन फोकस करना है कि हमको किस चीज का कैलकुलेट करवा रहा है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए अगर मोल फ्रैक्शन जो है एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में कई सारे कंपोनेंट है, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल में जो क्वेश्चन देखा तो उसमें कंपोनेंट क्या था, इथाइलिन ग्लाइकॉल था और उसके सॉल्वेंट पार्ट था वाटर था। तो अगर मान लीजिए बहुत सारे कंपोनेंट है, तो बहुत सारे अगर कंपोनेंट रहे तो उसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो उसका मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या हो जाता है, एक्स आई मान लेते हैं कि जो एक्स आई है, ये आई मतलब इन्फिनिट, तो इन्फिनिट जितने भी हैं कंपोनेंट उनका हो गया मोल, अपॉन में क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट N1 N2 N3 N4 Ni। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको, फॉर्मूला यही रहेगा चाहे कंपोनेंट कितने भी हो जाए, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे जो हमने निकाला, जैसे देखिए यहाँ पे मोल निकला हुआ है, मोल फ्रैक्शन XA निकला हुआ है ना, XA का मतलब क्या हो गया, हम A का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, तो A का मोल फ्रैक्शन क्या आया कि A के मोल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट जो है। अगर हमको B का निकालना होता, B मतलब B पोर्शन हमारा क्या था, वाटर था, तो B का अगर हमको निकालना होता तो यहाँ पे क्या हो जाता है, XB बराबर NB अपॉन Na प्लस NB, यानी यहाँ पे हमको किसका निकालना पड़ता, NB मतलब मोल, किसका मोल, सेकंड पार्ट क्या था, वाटर था, तो यहाँ वाटर का मोल निकल जाता। वाटर का मोल निकालना होता तो कैसे निकालते हैं, जैसे H2O है, मुझे पता है वाटर का फॉर्मूला H2O है, H2O का मोलिकुलर मास निकालो, H का क्या होता है, 1 कोफिशिएंट 2 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 16 2 कितना हो गया 18, यानी H2O का यहाँ पे क्या आ गया, मॉलिकुलर मास जो ये रहता है, मोलर मास कितना हो गया ग्राम पर मोल, तो 18 ग्राम पर मोल। अब इसमें मोल निकाल लो इसका गिवन मास, तो H2O का कितना था 80%, यानी 80 ग्राम अपॉन 18 ग्राम पर मोल, तो ये मोल ऊपर चला जाता, 18 में 80 को कैलकुलेट कर लेते तो वो किसका H2O का क्या आ जाता, मोल आ जाता। अब H2O के मोल को कहां पे पुट कर देते, यहाँ पे, और अपॉन में क्या आता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस H2O, दोनों का क्या आ जाता, नंबर आ जाता। तो ये इसीलिए आपको ये चीज क्लियर कर दिया है कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसी भी रहे, ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं और कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट, क्लियर होगा। नाउ अगला हम देखते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी जो होती है, मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जितने भी सॉल्यूट एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उनका मोल्स, मैंने मोल्स इसलिए बार बार जोर देता हूं शब्द पे, ये आपको कहीं से भी दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे ग्राम था, वॉल्यूम था, क्या था, मोल्स ही है। सॉल्यूशन में जहां भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको मोल्स ही मिलेगा। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी जो आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम रहेगा किसमें रहेगा, लीटर में रहेगा। ये इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, अगर लीटर लिखा है तो देखिए एग्जामिनर क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे रहेगी, लीटर लिखा है तो वो पक्का क्वेश्चन में क्या देगा, ml देगा, कि देख चेक करने के लिए कि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट को आता भी है कि नहीं कि ml को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो क्वेश्चन में आपको ml में देगा। तो इसीलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये भी क्लियर हो गया कि यहाँ पे मास वाला कोई खेल नहीं है। तो 4 ऑप्शन पहले देखना है, उसमें हो सकता है 2 ऑप्शन जो आपको दे दे वो मास के फॉर्म में दे, यानी ग्राम या किलोग्राम के फॉर्म में दे, तो वो दोनों ऑप्शन पहले हट जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ बात तो लीटर की चल रही है, वॉल्यूम भी चल रही है, ठीक है। तो मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। अब इसको हम एक बार समझते हैं या इसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, मोल फ्रैक्शन के साथ, कि मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी में क्या डिफरेंस है, कि कोई कंफ्यूजन ही न रह जाए। मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसमें भी है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसमें भी है, लिखा है ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब सॉल्यूट हो गया। अब सॉल्यूट भी हो सकता है, वो सॉल्वेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कंपोनेंट में। तो ये हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये कंफ्यूज नहीं होना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ना कर दे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम मतलब सॉल्यूट का वॉल्यूम
प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम, ये दोनों का वॉल्यूम को प्लस करके क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है। ये चीज दिमाग में अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मोलैरिटी का मतलब हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, यहां पे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। जब भी मोलैरिटी आपको कैलकुलेट कराएगा हमेशा क्या किसके बारे में जोड़ देगा, सॉल्यूशन, पहले ही बता देगा कि ये सॉल्यूशन है। नाउ कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। मैंने क्वेश्चन सबसे पहले बड़ा केयरफुली पढ़ा कि मुझे क्या क्या चीजें दिया हुआ है, ठीक है, और मैंने अंडरलाइन किया। मैंने पढ़ा कैलकुलेट द मोलैरिटी, सबसे पहले किस पे अंडरलाइन किया मैंने, मोलैरिटी पे, कि मुझसे क्या कैलकुलेट करवा रहा है, मोलैरिटी कैलकुलेट करा रहा है। नाउ उसके बाद मैंने देखा कि मोलैरिटी कैलकुलेट करा रहा है, फिर मुझे दिया क्या क्या है, और इजी कर सकते हैं कि मोलैरिटी कैलकुलेट करा रहा है, तो मैंने क्या किया, फट से मोलैरिटी का फॉर्मूला एक जगह पे किनारे पे लिख दिया। यार मोलैरिटी होता है मास ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मुझे क्या चाहिए, सॉल्यूट का मोल्स चाहिए, है ना। तो अब आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है, कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH, यानी यहाँ पे से डायरेक्ट मोल ना देके किसमें दे दे, ग्राम में दे दे। एक चीज आप समझिए, एग्जामिनर बहुत ही जो होता है होशियार रहता है, कभी भी डायरेक्ट आपको मोल नहीं देगा कि हाँ भैया ये लो, तो कोई भी पुट कर देगा, फॉर्मूले में पुट करेगा और आंसर ले आएगा, थोड़ा सा तो पेचीदा बनाएगा ना। तो कभी भी जब यहाँ पे मोल्स आना है तो हमेशा वो आपको किसमें देगा, ग्राम में ही देगा। तो इसमें हम देख रहे हैं सॉल्यूट क्या है, NaOH है, उसको किसमें दिया है, ग्राम में दिया हुआ है। तो मेरा पहले दिमाग क्लिक क्या करेगा कि मुझे क्या निकालना है, मोल्स निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, NaOH को फट से मोल्स निकालता हूं। मोल का फॉर्मूला यार मुझे पता है, एक किनारे में फिर मैंने मोल का फॉर्मूला लिखा कि गिवन मास अपॉन में उसका मोलर मास। ठीक है, सब चीज जब कॉपी में लिखते जाए तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता, कहीं से कोई चीज टफ नहीं लगती। गिवन मास मुझे दिख रहा है, कितना दिया, 5 ग्राम। मैंने उसके SI यूनिट के साथ, सर ने बताया था SI यूनिट के साथ लिख लो, तो मैंने लिख दिया। गिवन मास लिखा 5 ग्राम। मोलर मास निकालना है मुझे, मोलर मास पढ़ाया गया है, NaOH का मोलर मास भी होता है। सोडियम का हो गया कितना, 23 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, हाइड्रोजन का कितना होगा 1, इन दोनों को कैलकुलेट कर लिए, 23 1 24, 24 और 16 कितना हो गया 40। केमिस्ट्री पढ़ के तो आगे जाके चीजें याद भी हो जाती है कि NaOH का सोडियम का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाता है, NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाता है 40, H2O का मोलर मास कितना हो जाता है 18। तो यही ऑप्शन, यही है क्वेश्चन, और यही फॉर्मूले तो बार बार आते हैं। नाउ इसका मोलिकुलर मास कितना आ गया 40, तो मैंने क्या किया 40, लेकिन मोलर मास किसमें रहता है, ग्राम पर मोल। मैंने साथ में ये भी लिखा। अब इसी के नीचे एज इट इज मैंने लिख दिया 40 ग्राम पर मोल लिखा, तो मोल कहाँ गया ऊपर, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, क्या है 5/40, 5 1 कम 5, 5 40, क्या आया 1/8, 1 में 8 को डिवाइड कर सकते हैं, भाग दे दिए, 0 पॉइंट किए, इसके आगे 10 हुआ, 8 1 कम 8, ठीक है, फिर और ऐसे कैलकुलेट कर देगा। तो हमारा आंसर किसमें आया 0.125, ये आंसर आ जाएगा। ये आगे कैलकुलेट कर लेना, ये 0.125। आगे में SI यूनिट मुझे याद दिलाया गया है कि SI यूनिट जरूर लिखना है, तो मैंने लिखा। ग्राम से ग्राम जब कट गया तो बचा केवल क्या, मोल। तो ये मुझे क्लियर हो गया कि मैंने अभी क्या कैलकुलेट किया, केवल मोल किया है। कई लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, इसलिए बार बार आपको जोर दे रहा हूं कि ये सिर्फ मोल निकला है। अब इस चीज को हमको कहाँ रखना है, मोलैरिटी के फॉर्मूले में लिखना है, जो मैंने एक किनारे पे लिख रखा है। अब मैं फिर से क्वेश्चन में आऊंगा, मैंने देखा मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या लिखा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मुझे सॉल्यूट का मोल मिल गया। वो मेरा सॉल्यूट था NaOH, सॉल्यूट का मोल मुझे मिल गया कितना 0.125। तो मैंने सॉल्यूट का मोल एज इट इज अब यहाँ पे रखा। देखिए ये हो गया 0.125 डिवाइडेड बाय क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मैं फिर से क्वेश्चन में आता हूं कि मेरे को सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है कि नहीं दिया। तो मैंने देखा, आगे क्वेश्चन रीड किया, कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन, यानी यहां पर बता रहे हैं सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 450 दिया हुआ है, लेकिन वो किसमें दिया, इसकी SI यूनिट देखिए ml। इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, केमिस्ट्री में हमेशा इसी का ही खेल रहता है, SI यूनिट का ही खेल होता है। या तो ग्राम है तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ml है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इसका वॉल्यूम डाल दिया 450, अब लिखा है ml।
तो ml को किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में। ये चीज आप लोग को पता होगा, नहीं तो एक बार फिर बता दे रहा हूँ, छोटी चीज को जब भी बड़ी चीज में कन्वर्ट किया जाता है तो हमेशा अपॉन करना होता है। मुझे पता है 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो अगर आपको कभी भी छोटी चीज को बड़ी चीज में कन्वर्ट करना है तो हमेशा अपॉन करेंगे। ये रटने वाली चीज नहीं है, इसको यहाँ पे सामने लिख रहा हूं, इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। कहाँ लिख दूं, यहाँ, ये देखिए 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, राइट। अब इसको हम क्या करें, मैथमेटिक्स में जाते हैं, मैथमेटिक्स में अगर इसको हम 1 ग्राम करें तो 1 ग्राम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम अपॉन में 1000 बराबर क्या आ जाएगा, 1 ग्राम। यानी 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होता है। ऐसे ही हो जाएगा ml में भी हो जाएगा कि 1 ml बराबर 1/1000 लीटर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कभी भी छोटी चीज को, एकदम सिंपल ट्रिक बता रहा हूं, छोटी चीज को बड़ी चीज में कन्वर्ट करना हो तो अपॉन करना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा क्या होगा, अपॉन होगा। तो इसीलिए 450 ml लिखा है, तो ml को हमको किसके कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो 450/1000 ml, अब ये बाई 1000 लगा दिए तो ये क्या हो गया, लीटर हो गया। अब ये अपॉन के नीचे जब अपॉन रहता है तो वो कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो ये हो गया 0.125 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 450, ठीक है। अब देखिए ये भी सॉल्व करना आप लोगों को पता होगा कि पॉइंट में लिखा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 125 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 450 इंटू, अब यहाँ पे पॉइंट लिखा था, पॉइंट हटा रहे हैं, पॉइंट की जगह क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। उसके बाद जितने भी नंबर हो उतने क्या लगा देते हैं, शून्य लगा देते हैं, 0 0 0। अब इसके आगे इसका एसआई यूनिट भी लिखिए। इसका एसआई यूनिट क्या आया था, ये ऊपर में क्या था, मोल, और नीचे में क्या था, लीटर हुआ, हमने लीटर में कन्वर्ट किया था। अब देखिए जो चीज कटता है उसको काट दो, जो बचता है उसको बचा लो। 1000 से 1000 ही कट गया, बचा क्या, 125, 125/450। इसको हम जब भी आपको जो आगे का नंबर है, आगे का नंबर अगर 5 या 5 के मल्टीपल में होता है, मतलब उसको आपको 5 के जो पहाड़े हैं उससे आप कट जाएगा। 125/450 है, इसको हम 5 के साथ में काटते हैं। 5 1 1, 5 2 10 और 5 25, 25 आ गया, 5 45, 90 है। फिर 5 दिख रहा है, फिर शून्य दिख रहा है, यानी फिर 5 से कटेगा, 5 25 हो गया, 5 1 5, 5 8 40, कितना है, 5/18। इसको कैलकुलेट करेंगे, लास्ट में हमारा जो आंसर आ जाएगा 0.278 आएगा। किसमें, 0.278। ऊपर में हमारे क्या लिखा हुआ है, मोल, अपॉन में क्या है, लीटर, मोल अपॉन लीटर। ये आंसर हो गया हमारा किसका, मोलैरिटी का, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। घर में जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे उतनी ज्यादा चीजें क्लियर होती जाएगी। नाउ इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, जैसे हम मोल फ्रैक्शन में आपको बताया था ना कि वाटर का भी निकाल दिए थे साथ में, और उसके साथ जो सॉल्यूट था इथाइलिन ग्लाइकोल उसका भी निकाल दिए थे, क्योंकि इसमें मोल ऑफ कंपोनेंट लिखा था। लेकिन इसमें साफ लिखा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही रहेगा, तो जो सॉल्यूट है उसी का ही मोल आएगा। हाँ, सॉल्यूट अगर कई सारे हो, जैसे NaOH भी है, साथ में कुछ और भी रहेगा, तो उसमें क्या है, आपको अलग से मेंशन करके देगा कि केवल NaOH का ही जो है आप मोलैरिटी निकालिए, या HCl भी अगर है तो उसमें साफ लिखेगा कि HCl का निकालिए। तो जो उसका जिसके बारे में भी कहा गया, उसका जितना ग्राम लिखा है उसी का ही आप मोल निकालिए, मोल के साथ मॉलिक्यूलर मोलर मास निकालिए, फॉर्मूले में पुट करिए, आंसर आ जाएगा। नाउ एक अगला हमारा और इसमें जो आता है कंसेंट, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये सब हम कंसंट्रेशन निकालें। कोई भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का जो हमने आपको बताया था 2 मेथड होता है उसका कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने का, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में हमने आपको बताया था, ऐसे हम एज्यूम नहीं कर सकते किसी की क्वालिटी कितना, उसमें कितना सॉल्यूट मिला है, कितना, केवल उसको पी के या टेस्ट करके हमको इतना बता सकते हैं, लेकिन वो चीज कंफर्म नहीं रह कह सकते कि कितनी मात्रा में सॉल्यूट है, कितनी मात्रा में यानी कितनी क्वांटिटी में सॉल्वेंट है। ये कैसे पता लगता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव टेस्ट लगा के ही पता कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन निकालने का जो क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है वो क्या है, ये मोलैरिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, और जो हमने आपको बताया था मोल से कैलकुलेशन हो गया। उसके बाद हम देखते हैं मोलैरिटी जो होता है ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यहाँ पे लास्ट में किलोग्राम लिखा है,
इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मोलरिटी और मोलरिटी इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि क्या था, इसलिए इस चीज को बहुत ही केयरफुली ध्यान देना है कि मोलरिटी में लीटर में कैलकुलेशन करवाता है, लेकिन मोलरिटी में हमेशा किलोग्राम में कैलकुलेशन कराएगा। ये लास्ट में क्या लिखा है, एल लिखा है ना, LITY, तो इससे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि तो LITY मतलब ये लीटर ही होगा। तो इसका आपको दिमाग में रखना है, ट्रिक ये हो जाएगा कि इसको आपको दिमाग में रखना है कि जस्ट अपोजिट है। अगर LITY लिखा है यानी लीटर लिखा है तो लीटर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, यानी हमारा जो भी आंसर आएगा वो किलोग्राम में आएगा। तो हमने क्या किया, कोई क्वेश्चन आया, क्वेश्चन की फ्रेमिंग रही, 4 क्वेश्चन देखे, हो सकता है केवल एक का ही आंसर किलोग्राम में हो, वो ही टिक हो जाएगा बिना कैलकुलेट किए। तो या दो ऑप्शन जो है लीटर में, 2 ऑप्शन किलोग्राम में, तो 2 ऑप्शन पहले ही हमारे हट गया, पहले ही क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये इसीलिए बार बार क्वेश्चन आया, क्वेश्चन अच्छे से रीड करके सबसे पहले उसके ऑप्शन को जरूर देखना है, आधा से ज्यादा क्वेश्चन उसी से ही सॉल्व हो जाता है। नाउ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मैंने देखा यार मुझे मोलरिटी निकालना है, तो पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, सॉल्यूट का मोल्स, जैसा मोलरिटी था, मोलरिटी में भी क्या था, ऊपर में क्या था क्वेश्चन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये दोनों बिल्कुल सिमिलर है। अपॉन, मोलरिटी में जो अपॉन होता है वो क्या रहेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, यानी इसमें अपॉन में क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा, और सॉल्वेंट का क्या रहेगा, मास रहेगा। और जबकि मोलरिटी में क्या रहता है, अपॉन में रहता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बस इस चीज को दिमाग में बैठा लेना, दोनों चीज को बैठाने पे कंफ्यूजन होगा, केवल एक चीज को दिमाग में बैठा लेना, किसको, मोलरिटी को, कि मोलरिटी में नीचे में सॉल्यूशन रहता है, वो भी लीटर में रहता है। दूसरी चीज अपने आप ध्यान में रहेगी कि अगर यहाँ पे सॉल्यूशन रहता है तो यानी मोलरिटी में नीचे में क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा, और उसका क्या रहेगा, किलोग्राम में रहेगा। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कैलकुलेट करने के लिए लिखा है, मोलरिटी कैलकुलेट करना किसका, 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का पहली बात मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए, CH3COH होता है, जिसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं। एसिटिक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है, इथेनोइक एसिड, CH3COOH। इसको और सिंप्लीफाई करें तो कैसे लिख सकते हैं, इसमें कार्बन कितने हैं, 2, इसको कर देंगे C2, H कितने, हाइड्रोजन नंबर में कितने हो गए, 4, तो H4, ऑक्सीजन नंबर में कितने हो गए, 2, तो लिख दिया O2, यानी हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, C2H4O2। नाउ मेरे को आ रहा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मैंने क्वेश्चन रीड किया, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। मैंने पहले भी आपको बताया है, कभी भी आपको हाथ में बिल्कुल पका पकाया मोल्स ऑप्शन में नहीं देगा, हमेशा ग्राम ही देगा, कि पहले आप ग्राम कैलकुलेट करके मोल निकालो, मोल से बाद फिर अगला आप इस ऑप्शन, मतलब ये जो फॉर्मूला है इसमें आप पुट करके अपना आंसर निकालो। तो पहले मैं क्या करूंगा, 2.5 ग्राम को मोल में कैलकुलेट कर लूंगा, या मैंने अभी 2 क्वेश्चन में आपको क्लियर बताया कैसे करना है। नाउ इथेनोइक एसिड का मेरे को क्या मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा, उस मोल को मैं क्या रख दूंगा, यहाँ पे रख दूंगा, मास मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या दे रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब मैं देख रहा हूं मेरा सॉल्वेंट अगला क्या दिया है, बेंजीन दिया है, बेंजीन का ग्राम कितना दिया है, 75 ग्राम। ये भी आपको बताया कि कभी भी आंसर अगर लीटर में पूछे या किलोग्राम में पूछेगा, यानी आपके फॉर्मूले में अगर लीटर या किलोग्राम के हैं, हमेशा आपको ग्राम देगा या ml में ही देगा, उसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 75 ग्राम दिया हुआ है, 75 ग्राम को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, किलोग्राम में। क्यों, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है जो फॉर्मूला है कि इन किलोग्राम, तो 75 ग्राम को कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर अगेन मैंने जैसा आपको बताया, छोटी चीज को जब भी बड़ी चीज में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा क्या होता है, अपॉन में आता है, यानी 75 अपॉन 75 के आगे क्या लिख दे, ग्राम, अपॉन में क्या कर दे, 1000। 1 ग्राम में, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, तो इसे 75 अपॉन 1000, जैसे 1000 किए तो इसके आगे क्या लिख दिए, किलोग्राम, फिर इसको कैलकुलेट कर लेना, वो कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी इसको अपॉन में रखना है और आंसर आ जाएगा। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट में इसका आंसर निकाल के मुझे बताइएगा। ये क्लास आपको कैसी लगी, नेक्स्ट क्लास के लिए आगे